जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड सन्नत को दिल से जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है। ये सत्संग एक ऐसे अंकल जी का है जिन्होंने हर मोड़ पर गुरुजी की कृपा खुद महसूस की है। गुरुजी ने इन्हें संतान सुख दिया, जानलेवा सिचुएशंस में बचाया, ऑफिस और पर्सनल लाइफ के हर डिसीजन में डायरेक्ट रास्ता दिखाया, और ये सब बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। गुरुजी ने इनके पूरे परिवार को बार बार ब्लेस किया है। संगत जी, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को आखिर तक जरूर सुनिए, बिना स्किप किए, पूरे भक्ति भाव के साथ। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, तभी उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है। बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों का भला होता है। ये सत्संग आपके मन के कई सवालों का जवाब बन सकता है और आपको अंदर से एक नई रोशनी महसूस होगी। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का ये दिल को छू जाने वाला सत्संग। गुरुजी की ब्लेस संगत, राजेंद्र अग्रवाल अंकल जी का सत्संग। एक ऐसे इंसान का सफर जिसे गुरुजी ने हर मोड़ पर संभाला, उठाया और बिना कुछ कहे सब दे दिया। पहली बार मुझे गुरुजी के दर्शन जून 1998 में हुए। मेरे मामा जी पहले से ही उनके बारे में बताते रहते थे। उनका कहना था कि गुरुजी ने उनके दिल की बीमारी एकदम से ठीक कर दी थी, बिना किसी ऑपरेशन के। मामा जी को दिल की बीमारी थी और उनके डॉक्टर ने उनको बोला था कि जल्दी से बाईपास करवाना पड़ेगा। हालत सीरियस थी। मामा जी ने अपने मन को तैयार किया ऑपरेशन के लिए, लेकिन उससे पहले वो गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने गए। जब गुरुजी के दरबार में पहुंच गए तो गुरुजी ने उनको पास बिठाया और बोला, पैर दबा। मामा जी ने चुपचाप उनके पैर दबाने शुरू किए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने पूछा, तेरा हेल्थ कैसा है? मामा जी ने उन्हें अपना सब कुछ बता दिया कि उनका बाईपास होने वाला है और बस गुरुजी की कृपा चाहिए। गुरुजी ने शांत स्वर में बोला, तेरा बाईपास हो गया। मामा जी एक पल के लिए समझ नहीं पाए कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा देखकर लगा कि गुरुजी मजाक नहीं कर रहे। वो अंदर से हिल गए पर चुप रहे। बस मन में एक ही बात थी, गुरुजी ने कह दिया है तो कुछ तो जरूर बदल गया होगा। अगले दिन सुबह मामा जी हॉस्पिटल गए ऑपरेशन से पहले के टेस्ट के लिए। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान हो गया। उसने बोला, आपका हार्ट तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, आपको तो कोई ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर ने सोचा कि शायद अच्छी नींद की वजह से रिजल्ट सही आ गया होगा, इसलिए उसने मामा जी को बोला कि एक और जगह टेस्ट करा लो कंफर्म करने के लिए। दूसरी जगह से भी रिपोर्ट आई, वही रिजल्ट। दिल बिल्कुल सही काम कर रहा था। डॉक्टर ने सिर पकड़ लिया, क्या बोले उसे समझ ही नहीं आया। तब मामा जी ने उसे कामली बोला, मैं कल एक फकीर के पास गया था, उन्होंने बोला मेरा बाईपास हो गया है। डॉक्टर चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो भी समझ गया कि यहां कोई डॉक्टर का काम नहीं था, ये किसी और की लीला थी। इस घटना के बाद मुझे भी समझ आया कि गुरुजी का असर क्या होता है, लेकिन उस समय मैं श्रीनगर में रहता था तो उनके दर्शन नहीं हो पाए। मैं कभी कभी दिल्ली आता था काम के सिलसिले में, लेकिन दर्शन का टाइम मिलना मुश्किल होता था। एक बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने बोला, गुरुजी अभी यही है, तू चलता है? मैं बिना सोचे हाँ कर दिया। उसी शाम हम एम्पायर एस्टेट गए। थोड़ा लेट हो गया था, लंगर का लगभग लास्ट राउंड चल रहा था। गुरुजी थोड़ी देर के लिए अपने रूम में चले गए थे। हमने लंगर खाया और बाकी संगत के साथ बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी बाहर आए। जब पहली बार उनको देखा, काले कुर्ते में, सीधी चाल, एक अलग ही शांति थी उनमें। ना दिखावा ना घमंड, सिंपल पर एकदम पावरफुल प्रेजेंस थी। उन्होंने मामा जी को तुरंत पहचान लिया और हम नए लोग थे तो हमारी तरफ आए। मामा जी से बोला, कौन है ये? मामा जी ने हम सबका परिचय कराया। गुरुजी ने बस एक बात बोली, मेरा जन्मदिन मेहरौली गुड़गांव रोड पे द रैंच में मनाया जा रहा है, आ जाना। फिर उन्होंने हमें प्यार से वापस जाने के लिए कह दिया। अगला दिन था। मैं सुबह सुबह दिल्ली ऑफिस पहुंचा ही था कि मुझे बोला गया
तुम्हें कुछ दिन के लिए फिर से श्रीनगर जाना पड़ेगा। वहां एक नया ऑफिसर था जो काफी इनएक्सपीरियंस्ड था। उससे कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से एक पुराना क्लाइंट बहुत नाराज हो गया था। उसने सीधा रीजनल ऑफिस में कंप्लेन कर दी थी। मुझे अंदर से बुरा लगा, सबसे ज्यादा इस बात का कि अब मैं गुरुजी के जन्मदिन के दिन उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मन थोड़ा उदास था, पर एक सुकून भी था, क्योंकि एक दिन पहले ही गुरुजी से मिल चुका था। उनके दर्शन हो चुके थे, उनका हाथ मेरे सिर पे था और बस वही एक बात काफी थी। श्रीनगर जाकर मैं तुरंत काम में लग गया। साथ ही अवंतीपुर के कुछ असाइनमेंट्स भी मेरे ऊपर आ गए। जो क्लाइंट नाराज था वो काफी डिमांडिंग निकला। हर बात में ज्यादा से ज्यादा प्रूफ करवाना चाह रहा था। हर रिपोर्ट, हर डिटेल उसे डबल चेक चाहिए थी। पहले होता तो मैं शायद थक जाता या हिम्मत हार जाता, लेकिन इस बार मेरे अंदर कुछ अलग था। एक भरोसा था कि मैं अकेला नहीं हूं, गुरुजी मेरे साथ है। जब कभी भी काम प्रेशर में आता तो मैं उनका नाम याद करता। एक शब्द गुरुजी बोलते ही मन हल्का हो जाता, जैसे किसी ने थोड़ा बोझ कम कर दिया हो। एक महीने तक बिना रुके, बिना कंप्लेन किए मैंने काम संभाला। हर दिन एक नए चैलेंज के साथ आता था, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया। फिर एक दिन अचानक क्लाइंट ने मुझे फोन किया और बोला, ऑफिस आइए जरा। मैं तुरंत गया। उसने मेरे सामने ही रीजनल ऑफिस में कॉल लगाया और बोला, ये जो ऑफिसर यहां है, इसने काम कमाल का किया है। बहुत ही ईमानदारी और लगन से उसने न सिर्फ अपनी कंप्लेंट वापस ली, बल्कि मुझे एक छोटी सी तारीफ की चिट्ठी भी दी। मेरे लिए यह सिर्फ एक लेटर नहीं था, यह गुरुजी की मोहर थी। मैं जानता था कि यह काम मेरे बस का नहीं था, यह तो उनकी कृपा का असर था। मन में एक ही बात थी, गुरुजी शुक्रिया। इसके बाद जब दिल्ली वापस आया तो एक एक्साइटमेंट थी, अब फिर मिलूंगा उनसे। मेरे फैमिली वाले तब तक उनके जन्मदिन पर जा चुके थे। वो रेगुलरली एम्पायर एस्टेट भी जाते रहते थे। हर बार वापस आकर वो लोग गुरुजी के बारे में नई नई बातें बताते। किस तरह गुरुजी ने किसी की मदद करी, किसी का जीवन बदला, किसी के दुख दूर किए। मैं चुपचाप सुनता रहता। दिल में एक ही सवाल था, क्या गुरुजी मुझे भी संतान का आशीर्वाद देंगे? शादी को 7 साल हो चुके थे, पर अब तक हम माँ बाप नहीं बन पाए थे। डॉक्टर दिखाए, दवाइयाँ ले, पूजा पाठ करवाए, सब कर चुके थे, लेकिन हर जगह हाथ खाली ही रहे। तब मामा जी ने बोला, एक बार गुरुजी का आशीर्वाद ले लो, बस एक बार। उन्होंने एक अपने कॉन्ट्रैक्टर दोस्त का जिक्र भी किया, जिसका केस हमसे मिलता जुलता था। मामा जी ने जिस कॉन्ट्रैक्टर दोस्त का जिक्र किया था, उनकी कहानी वाकई हैरान कर देने वाली थी। उनकी शादी को 16 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उनके घर में बच्चा नहीं हुआ था। वो भी गुरुजी के पास गए थे। गुरुजी ने उनको देखा और सिर्फ इतना बोला, पुत्र विदित्ते धी विदित्ती होर 80 साल। पहले तो उन्हें लगा कि शायद बस तसल्ली देने के लिए गुरुजी ने कह दिया, पर जैसे जैसे दिन बीते गुरुजी के शब्द सच साबित होते गए। 31 दिसंबर को उनकी वाइफ ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 लड़के और 1 लड़की। जब मैंने यह सुना तो अंदर से हिल गया। सिर्फ एक ही बात मन में बार बार घूम रही थी, गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ मुमकिन है, पर हमारे लिए कब? मैं और मेरी वाइफ रेगुलर एम्पायर एस्टेट जाने लगे। गुरुजी के दर्शन होते, हम लंगर में सेवा भी करते, संगत में बैठते, लेकिन गुरुजी ने कभी हमसे बात नहीं की। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाकी लोगों ने बताया, गुरुजी सब कुछ जानते हैं, जब समय सही होगा वो खुद बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम मत बताओ, बस विश्वास रखो। एक दिन लंगर के बाद जब हम संगत में चुपचाप बैठे थे, तो गुरुजी ने दूर से मुझे हाथ से इशारा किया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्या मुझे बुला रहे हैं या किसी और को? बाजू में बैठे लोगों ने बोला, हाँ हाँ तुझे ही बुला रहे हैं, जा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मन में कई सोच चल रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और उनके पास चला गया। जैसे ही उनके सामने पहुंचा, गुरुजी ने सीधा पूछा, इथे क्यों आया वे? यहां क्यों आया है तू? मैं थोड़ा घबरा गया, फिर धीरे से बोला, गुरुजी
कोई बच्चा नहीं है। मुझसे सिर्फ इतना ही निकल पाया। गुरुजी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एकदम शांत चेहरे से बोला, त्वानू बच्चे लभंगे, भाग जा, तुझे बच्चे मिलेंगे, अब जा। मैं बस सुनता रहा, लेकिन बिना सोचे मेरे मुंह से निकल गया, गुरुजी मैं भागने नहीं आया। उन्होंने मुझे देखा और थोड़ा मुस्कुराकर बोले, चंगा अठवें दिन आ। मैं एकदम से चौंक गया। उन्हें कैसे पता कि मैं हर 8वें दिन ही आ सकता हूं? मेरा काम एक साइकिल में चलता था। 2 दिन मॉर्निंग, 2 दिन इवनिंग, 2 दिन नाइट और फिर 2 दिन छुट्टी। तो हर 8वें दिन ही मुझे मौका मिलता था सत्संग आने का। और गुरुजी ने बिना मुझे कुछ बताए ये बात कैसे जान ली? वहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई। उसके बाद से हम हर 8वें दिन गुरुजी के दरबार जाने लगे। हर बार संगत में कुछ न कुछ नई बातें सुनने को मिलती। लोग अपने अनुभव बताते, किस तरह उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उनके जीवन में बदलाव आया। उनकी बातें सुनकर हमारे अंदर भी उम्मीद बनती जाती थी। बस एक ही सवाल रहता था, हमारी बारी कब? लेकिन इतना जरूर था कि गुरुजी के दर्शन और संगति का असर हमारी जिंदगी में दिखने लगा था। मेरी वाइफ का जॉब परमानेंट हो गया था। उसके इंटरव्यू से पहले वो गुरुजी से आशीर्वाद लेकर गई थी। इंटरव्यू में 42 लोग थे और उनमें से सिर्फ मेरी वाइफ को सिलेक्ट किया गया। घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। बहुत सी छोटी मोटी परेशानियां अपने आप सॉल्व हो जाती थी। सब कुछ ठीक हो रहा था, एक एक करके, सब गुरुजी के तरीके से। मैं और मेरी वाइफ दोनों काफी टाइम से बच्चे के लिए ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन हर बार रिजल्ट नेगेटिव ही आता था। डॉक्टर भी अब ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रही थी। फिर भी उसने बोला कि एक लास्ट कोशिश करते हैं, गर्भ के अंदर बीज डालना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं अंदर से रखना। उसने ये भी बताया कि अगर ये लास्ट ट्राई भी फेल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में बाहर से बीज लेकर टेस्ट ट्यूब के थ्रू अंदर फिट करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रोसेस महंगा भी था और थोड़ा रिस्की भी। इसी दौरान मुझे अपने रीजनल हेड ऑफिस से एक लेटर मिला। मुझे एग्जीक्यूटिव MBA के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये कोर्स 1 साल का था और जून 2000 में स्टार्ट होने वाला था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। एक तरफ ट्रीटमेंट चल रहा था और दूसरी तरफ ये एक जिंदगी बदलने वाला मौका। मेरी वाइफ ने सीधा बोल दिया, इस वक्त एग्जाम देना सही नहीं है। उसका रीजन सिंपल था, अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो पूरा 1 साल ट्रीटमेंट रुक जाएगा। मैं थोड़ा शांत रहा और उससे बोला, इस फैसले को गुरुजी पे छोड़ते हैं। अगले दर्शन में जब गुरुजी के सामने पहुंचा तो हिम्मत जोड़ के पूछा, गुरुजी ये MBA का एग्जाम दूं या नहीं? गुरुजी ने सीधा जवाब दिया, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते, जाना चाहिए। उनका जवाब सिंपल था पर मेरे लिए बहुत गहरा था। लेकिन जब वाइफ को बताया तो वो थोड़ा उदास हो गई। समझने लायक बात थी। हर बार की तरह इस बार भी उसने उम्मीद बांधी थी और फिर एक डिले का थॉट उसे चुभ गया। मैंने एग्जाम दिया। जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक लोग स्पेक्यूलेशन करते रहते थे, किस किस का नाम आ रहा है लिस्ट में। मेरी वाइफ ने सुना कि मेरा नाम उन लिस्ट में नहीं आ रहा तो उसने चैन की सांस ली। उसके लिए मतलब था कि ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा। इसी बीच डॉक्टर ने 2 जून 2000 को एक बार फिर से वही पहले वाली प्रोसेस रिपीट करने का डिसीजन लिया। उसका कहना था, इस बार भी अगर कुछ नहीं हुआ तो अगली बार दूसरी प्रोसेस पे जाएंगे। मैंने ऑफिस को बताया कि मैं लेट आऊंगा, थोड़ा वक्त लगेगा। जब हॉस्पिटल में पहले सैंपल और टेस्ट्स हो गए तो उन्होंने एक और सैंपल मांगा। मैंने फिर ऑफिस को फोन करके बोला, और लेट हो जाऊंगा, अगर ज्यादा डिले हुआ तो हो सकता है आज ना आ पाऊं। वहां से जवाब आया, कितना भी लेट हो पर आज आना जरूरी है, हर हाल में पहुंचना ही पड़ेगा। मैंने हॉस्पिटल का काम पूरा किया, अपनी वाइफ को सेफली घर भेजा और फिर ऑफिस गया। ऑफिस पहुंचते ही मुझे बताया गया, MBA के लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। लेटर के अकॉर्डिंग मुझे एक्सेप्टेंस देने के लिए 3 दिन का टाइम दिया गया था। अगले दिन हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। मैंने बड़ा एक्साइटेड होकर गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो गया, जैसे उन्हें पता ही नहीं है। गुरुजी एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, फिर ते कल्याण हो गया तो अब तेरी भलाई हो गई है। मैं 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया। मैंने तो उनको सिलेक्शन के बारे में बताया
पर उनका जवाब कुछ और था। मैं सोचने लगा, गुरुजी को मैंने बोला एमबीए में सिलेक्शन हुआ है, पर वो कह रहे हैं कल्याण हो गया। मतलब? उस वक्त हम उनके शब्द का मतलब नहीं समझ पाए, पर वो बात समझने में थोड़ा वक्त था। वक्त आने पर ही उसका सच समझ में आया। एमबीए कोर्स के लिए मैंने गुड़गांव वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था। पहला सेशन कंप्लीट करने के बाद जब मैं घर आया तो शाम को हम दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वापस आते हुए मेरी वाइफ ने बोला, एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले लेते हैं, क्या पता इस बार कुछ हो जाए। अगली सुबह जैसे ही टेस्ट किया, रिजल्ट पॉजिटिव था। गुरुजी के शब्द का राज अब समझ में आया। जो उन्होंने कल्याण हो गया बोला था, वो यही था। वो ट्रीटमेंट जो सबसे लास्ट ट्राई थी, जो डॉक्टर्स कहते थे काम नहीं करेगा, वही सक्सेसफुल हो गया। हमारे लिए यह एक चमत्कार जैसा था, लेकिन अंदर से हम जानते थे यह कोई चमत्कार नहीं, गुरुजी की कृपा थी। हम दोनों की आंखों में आंसू थे। बहुत देर तक हम गुरुजी के फोटो के सामने बैठे रहे, उनका शुक्रिया करते रहे, उनका चेहरा चूमते रहे। शाम को हम फिर गुरुजी के पास गए। मैं उनको यह खुशी की बात बताने ही वाला था कि गुरुजी ने हाथ उठाकर सिग्नल दिया, चुप। फिर बोले, मैनू पता है, मुझे पता है। उस वक्त मुझे समझ आ गया, जो सबको दिख नहीं रहा वो गुरुजी ऑलरेडी जानते हैं। उस पूरे प्रेगनेंसी के दौरान मैं एमबीए में बिजी था, लेकिन मेरी वाइफ का ताया बिल्कुल स्मूथ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। उसी टाइम पर उसे कॉलेज कैंपस के अंदर ही एक फ्लैट भी मिल गया, जिससे रोज ट्रैवल करना भी नहीं पड़ता था। सब कुछ अपने आप सेट होता गया। 5 जनवरी 2001 को उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब बच्चा 40 दिन का हुआ तो हम उसे गुरुजी के दर्शन के लिए ले गए, ताकि गुरुजी का आशीर्वाद मिले। उस दिन जब हम वापस जा रहे थे तो गुरुजी ने मेरी वाइफ से पूछा, पूनम आंटी, हॉर्मुंडा लेना है और बेटा चाहिए क्या? मेरी वाइफ एकदम से हैरान रह गई, कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा के चुप रही। उसके बाद गुरुजी हर बार दर्शन के वक्त उससे वही सवाल पूछते, हाँ जी पूनम आंटी, हॉर्मुंडा लेना है? मेरी वाइफ हमेशा चुप रहती थी, कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन हर बार हैरानी होती थी कि अभी तो बच्चा छोटा है, अभी से गुरुजी दोबारा पूछ रहे हैं। उसका मानना था कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं। फिर जून 2001 में मेरा एमबीए कंप्लीट हो गया। उसके तुरंत बाद मेरा ट्रांसफर हो गया राजबंद, जो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर के पास था। लेकिन घर में नया बच्चा और दिल्ली में दूसरी जिम्मेदारियां भी थीं, तो मेरे लिए अभी कहीं और शिफ्ट होना मुश्किल था। मैंने अपने ऑफिस में सीनियर लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करी कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए या ट्रांसफर डिले हो जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। आखिर थक के मैंने सोचा, ठीक है, सब काम मैनेज करके चला जाता हूं। उसी शाम हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उस दिन ऑफिस के सबसे सीनियर ऑफिसर ने भी मेरा ट्रांसफर कैंसिल करने से साफ मना कर दिया था। गुरुजी ने जैसे ही मेरी वाइफ को देखा, फिर वही पूछा, पूनम आंटी, हॉर्मुंडा लेना है? इस बार मेरी वाइफ ने सीधा जवाब दिया, अगर मेरे पति ही छूट गए यहां से तो मुंडा कहां से आएगा? गुरुजी ने मुस्कुरा के बोला, ओह, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है, ट्रांसफर कैंसिल कर देंगे। हमने उनके चरण छू के वापस घर आए। 2 दिन बाद मेरे एक सीनियर ऑफिसर का फोन आया, तुम बार बार अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, पर एक रिक्वेस्ट लेटर क्यों नहीं भेजा? भेजो, मैं देख लेता हूं क्या हो सकता है। मैं अंदर ही अंदर हंस दिया। मैं जानता था उनके मन में यह विचार कहां से आया था। 7 जुलाई 2001 गुरुजी के जन्मदिन के दिन से मैंने दोबारा दिल्ली ऑफिस में काम स्टार्ट किया। उसके बाद मैं 2 साल और दिल्ली में ही रहा, पर गुरुजी उसके बाद भी सेम सवाल पूछते रहे, पूनम आंटी, हॉर्मुंडा लेना है? फिर एक दिन अप्रैल 2002 में मेरी वाइफ ने फाइनली बोल दिया, जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आया। इस बार बिना किसी दवाई, बिना किसी ट्रीटमेंट के, सब कुछ अपने आप हो गया। प्रेगनेंसी के बीच मेरी वाइफ ने एक दिन बोला, इस बार लड़की होनी चाहिए, गुरुजी से बोलूंगी। अगले दर्शन में जब वो गुरुजी के चरण छू रही थी तो कुछ बोलने ही वाली थी, पर गुरुजी ने उससे पहले ही बोला, पहली बार मुंडा ते दूसरी बार भी मुंडा। पहली बार बेटा हुआ और दूसरी बार भी बेटा ही होगा। वही उसे उसका जवाब मिल गया।
फिर 1 दिसंबर 2002 को दूसरा बेटा पैदा हुआ। गुरुजी ने उसका नाम रखा इशुक। दूसरे बच्चे के पैदा होने के कुछ दिन बाद एक दिन गुरुजी ने मेरी वाइफ से कैजुअली पूछा, तू पीएचडी करने का सोच रही है? उसने तुरंत बोला, गुरुजी 2 छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई मुश्किल है, टाइम ही कहाँ मिलता है। गुरुजी ने फिर भी उसी बात को रिपीट किया कि सोच ले, और फिर हंसी में बोले, तेनू पता है पीएचडी दा मतलब की होता है? पीएचडी पागल होने दा घर। उस वक्त तो लगा मजाक चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ आया कि उनके हर लफ्ज के पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है। थोड़ा टाइम गुजर गया, फिर अचानक मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया। अब मुश्किल ये थी कि वाइफ और 2 छोटे बच्चों को छोड़कर मैं अकेला शिफ्ट हो जाता, या वाइफ कुछ ऐसा करे कि वो भी मेरे साथ आ सके। यहीं पर समझ आया कि गुरुजी पीएचडी वाली बात क्यों कर रहे थे। अगर वाइफ पीएचडी ज्वाइन करती तो वो एक लॉन्ग लीव लेकर मेरे साथ मुंबई आ सकती थी। मेरा ट्रांसफर लेटर आने के बाद जैसे ही गुरुजी के दर्शन हुए, मैंने उन्हें बताया, गुरुजी मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया है। गुरुजी ने बस एक शांत स्माइल के साथ बोला, जा। मैं पहले साल मुंबई में अकेला ही रहा। बीच बीच में जब टाइम मिलता तो दिल्ली आकर गुरुजी के दर्शन कर लेता। एक बार जब दिल्ली आया और गुरुजी के पास गया तो उन्होंने डायरेक्ट बोला, अपने परिवार ਨੂੰ लेके जा, नहीं तो फिर और मुंडा दे दूंगा। उनका मैसेज क्लियर था, समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगले ही दिनों मेरी वाइफ ने पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया। गुरुजी की कृपा से सारी फॉर्मेलिटीज जल्दी हो गईं और कुछ ही टाइम में सारा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। यहां एक बात बताना जरूरी है जो मेरे लिए काफी सोचने वाली थी। मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जो काफी माने जाने वाले ज्योतिषी भी थे। उन्होंने मुझे एक बार कहा था, तेरी पहली संतान तब होगी जब तू 41 का होगा और पहले 2 बच्चे लड़कियां होंगी, उसके बाद बेटा। उनका रिकॉर्ड था, उनकी प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होती थी। लेकिन मेरी रियलिटी का कुछ और थी। मुझे पहला बच्चा 37 की एज में हुआ और दूसरा 39 में, दोनों ही बेटे। मैंने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया, आपकी प्रिडिक्शन तो कुछ और थी, पर गुरुजी के आशीर्वाद से सब उल्टा ही हो गया, तो आप गलत कैसे हो गए? उन्होंने एकदम सिंपल जवाब दिया, हम जो भी बोलते हैं वो तो भाग्य के हिसाब से होता है, जो ऊपर लिखा गया है। फिर वो थोड़ा रुक कर बोले, पर गुरुजी जैसे महान लोग जो इंसान के रूप में भी ईश्वर हैं, उनमें वो ताकत होती है कि वो लिखा हुआ भी बदल सकते हैं। उनके शब्द आज भी मेरे दिल में बसे हैं। भाग्य को सिर्फ वही बदल सकता है जो भगवान हो, और मेरे लिए गुरुजी वही थे। सितंबर 1999 हम अपनी कार लेकर शिमला गए थे। सच बताऊं, मुझे गाड़ी चलाना कभी ज्यादा पसंद या कंफर्टेबल नहीं रहा, क्योंकि मेरा ध्यान अक्सर इधर उधर चला जाता है, सोच में खो जाता हूं। शिमला से वापस आते हुए हमने रात चंडीगढ़ में रुककर बिताई। अगली सुबह निकलने में थोड़ा लेट हो गया और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मन गुस्सा हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा तेज गाड़ी चला रहा था, जितना चलानी चाहिए उससे ज्यादा। अंबाला और करनाल के बीच रोड पर ट्रैफिक जैम था। हमारे आगे एक मैट मिक्सर चल रहा था, वही बड़ा सा ट्रक जो सीमेंट घुमाता रहे, और पीछे भी कई गाड़ियां थी। मैं चाह रहा था कि बस किसी तरह आगे निकल जाऊं, लेकिन मिक्सर इतना बड़ा था कि आगे का कुछ भी क्लियरली दिख नहीं रहा था। रोड के दूसरी साइड का पोर्शन कंस्ट्रक्शन के कारण बंद था, तो दोनों साइड का ट्रैफिक एक ही लेन से आ जा रहा था। मेरी वाइफ मेरे साथ ही फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसने आंखें बंद कर रखी थी और एक छोटे से वॉकमैन में शब्द सुन रही थी। वो मिक्सर ट्रक बहुत ही धीरे चल रहा था। लंबी देर तक उसके पीछे चलना पड़ा और पेशेंस टूट गया। मैंने सोचा अब और नहीं, आगे निकलना पड़ेगा, और मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही मिक्सर के पैरेलल आया तो एकदम से सामने से आता हुआ ट्रैफिक दिख गया। सामने से एक और बड़ा मिक्सर ट्रक फुल स्पीड में आ रहा था। बस कुछ ही मीटर का गैप था हमारे बीच। दोनों ट्रक्स का साइज इतना बड़ा था कि उनके बीच में मेरी कार एक पिन के जैसी थी। ट्रक के स्टाफ लोग चिल्लाने लगे। मुझे लगा कि अब कार पूरी तरह कुचली जाएगी। मेरी बॉडी ठंडी हो गई, हाथ का कंट्रोल भी हिल गया। मेरी वाइफ ने आंखें खोली, मुझे देखा। हम दोनों ने बिना कुछ बोले सिर्फ गुरुजी को याद किया। उसी वक्त मेरी नजर रोड डिवाइडर पर गई। एक जगह की वॉल टूटी हुई थी।
और वहां एक गैप था। मैंने बिना सोचे कार को तुरंत उसी साइड घुमा दिया। अगर वो गैप वहां नहीं होता तो उस दिन हम दोनों का क्या होता सोचकर भी डर लगता है। यह सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। उन्होंने हमारी जान बचा ली। फिर आई फरवरी 2000। उस समय मैं नाइट शिफ्ट में एयरपोर्ट पर काम करता था, शाम से लेकर सुबह तक। एक रात मैं चेक करने गया एक बोइंग 707 को, जिसमें फ्यूल डाला जाना था। देखा कि एक टेक्नीशियन प्लेन के विंग पर काम कर रहा था और उसने विंग का फ्लैप खुला छोड़ रखा था। हमारे कुछ लोग एक कोने पर खड़े थे, वेट कर रहे थे कि टेक्नीशियन का काम खत्म रहे। मैंने टेक्नीशियन से पूछा तो उसने बोला, काफी काम बाकी है, अकेला ही हूं, हैंडल कर रहा हूं। फ्लैप को सपोर्ट देने वाली जो मेटल रॉड होती है वो भी खराब थी। उसने वो फ्लैप एक पुरानी सी सीढ़ी पर टिकाया हुआ था। मैंने उससे बोला, ठीक है, तुम काम करो, हम फ्यूल का काम शुरू कर लेते हैं। उसने हाँ कर दिया। जैसे ही मैं मुड़ा, उसने अपना पोजीशन थोड़ा चेंज किया और जिस सीढ़ी पर फ्लैप टिकाया था वो हिल गई। फ्लैप फुल फोर्स से नीचे गिरने लगा, डायरेक्ट मेरे सिर के ऊपर। मैंने आंख उठाई, देखा और तुरंत गुरुजी को याद किया। अगले ही सेकंड फ्लैप जोर से मेरे सिर पर लगा। सिर से तुरंत खून बहने लगा। मैं होश में था, लेकिन दर्द इतना था कि समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मुझे एयरपोर्ट के क्लिनिक ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने एग्जामिन करके बोला, तुझे पता है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे लगता तो तुम बचा नहीं पाते। यह सुनकर मेरी रूह रुक गई, लेकिन मुझे पता था कि कौन मेरी रक्षा कर रहा था। गुरुजी। 26 जुलाई 2005 का दिन था। पूरी मुंबई बारिश से डूब गई थी। मैं ऑफिस में था और कुछ लोग जल्दी निकल गए थे। उन्हें लगा कि ट्रेन सर्विसेज बंद हो सकती है, लेकिन मुझे अपना काम कंप्लीट करना था, तो मैंने सोचा कि हर रोज की तरह आज भी निकल ही जाऊंगा। जब काम खत्म करके मैं बाहर निकला तो देखा कि जो लोग पहले चले गए थे वो वापस आ रहे हैं। रेल सर्विसेज पूरी तरह बंद हो चुकी थी। उस दिन मैं कार लेकर आया था। अब कंफ्यूजन था, यही रुक जाऊं या घर पहुंचने की कोशिश करूं। तभी मेरे एक कॉलीग ने बोला, मेरा बेटा स्कूल में है जो घर के रास्ते में पड़ता है, उसे लेना है। यह सुनकर मैंने सोच लिया, गुरुजी को याद करके निकलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जब हम ऑफिस से बाहर निकलने लगे तो देखा कि मेन गेट के सामने एक कार बिगड़ी हुई खड़ी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा थी, साइड गेट से रास्ता मिल गया और हम निकल गए। पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ था। इतना पानी था कि कार चलाना मुश्किल हो रहा था। ट्रैफिक भी ब्लॉक था, रोड के सिग्नल्स का भी कुछ भरोसा नहीं था। लेकिन 2 घंटे तक स्ट्रगल करने के बाद हम स्कूल तक पहुंच गए। स्कूल में जाकर पता चला कि सब स्कूल बसेस कैंसिल हो चुकी है। मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि सब बच्चे स्कूल में ही रात रुकेंगे। कॉलीग का बेटा भी खुश था, दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था, मजे में था। उसने कहा, चलो रहने दो, मैं उसे कल सुबह ले जाऊंगा। आज तो यही ठीक है। अब हम दोनों ने डिसाइड किया, चलो घर तक पहुंचने की ट्राई करते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि ना घर जा सकते थे ना वापस ऑफिस। तो मैंने वही स्कूल के पास एक थोड़ा ऊंचा एरिया देखा जहां पहले कार पार्क की थी। वही स्पॉट पर दोबारा कार लगा दी। फिर मैंने घर कॉल किया, आज मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, डोंट वरी, कार में ही रुकूंगा। और वैसे ही हुआ। पूरी रात कार के अंदर बिताई। थोड़ा अनकंफर्टेबल था, थोड़ा घबराहट भी थी, लेकिन एक चीज थी जो दिल को शांत रख रही थी। मैं निकलने से पहले गुरुजी को याद करके निकला था। अगली सुबह पानी धीरे धीरे कम हुआ। मैं कार को बहुत ही संभाल के धीरे धीरे चलाकर शाम तक घर पहुंच गया। जब घर पहुंचा तो सुनने को मिला कि हमारे एरिया की बहुत सी कार्स पानी में डूब गई थी। इतना नुकसान हुआ था कि रिपेयर कराना भी मुश्किल था। वही हाल ऑफिस की पार्किंग में भी था। कार्स खराब हो चुकी थी, कुछ तो स्क्रैप हो गई थी। न्यूज में भी आया कि कई लोग रात को रास्ते में फंस गए थे। जो लोग कार में सोए उनमें से कई लोग सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि पानी इतना भर गया था कि कार का गेट या विंडो खोलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरी कार सेफ थी, मैं भी बिल्कुल ठीक था। ना मुझे चोट लगी, ना कार को नुकसान हुआ। सब लोग पूछ रहे थे, तू कैसे बच गया? मैं सिर्फ एक ही जवाब दे पाया, गुरुजी की कृपा।
जब कुछ भी समझ नहीं आता, जब कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता, तब सिर्फ एक चीज काम करती है, उनकी याद। फरवरी 2007 में जब मैं दिल्ली आया तो जैसे ही मौका मिला, मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गया। जैसे ही मैं उनके चरणों में झुकने लगा, उन्होंने मुस्कुराकर बोला, तू दिल्ली वापस आ गया है? मैं थोड़ा हंसा और बोला नहीं गुरुजी, अभी भी बॉम्बे में ही हूं। गुरुजी ने तुरंत एक और भक्त की तरफ देखा, जैसे उनसे बात कर रहे हो। पर मुझे पता चल गया था, ये बात मुझे ही कहनी थी। गुरुजी जो कहते हैं उनका मतलब हमेशा डायरेक्ट नहीं होता, पर हर बात में संकेत होता है। उसके बाद मार्च के एंड तक मेरा दिल्ली ट्रांसफर ऑर्डर आ गया और 1 महीने बाद मैं ऑफिशियली दिल्ली ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। 26 मई को मेरा परिवार भी दिल्ली आ गया और खुशी की बात, उसके अगले ही दिन फिर गुरुजी के दर्शन भी हो गए। फिर आई 3 जून 2007, जब यह खबर मिली कि गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ने का निर्णय ले लिया है। मैं अंदर से टूट गया। जब बेट मंदिर से वापस जा रहा था, मन में सिर्फ सवाल ही सवाल थे। गुरुजी ने हमेशा हमें दिया, जो हमने मांगा भी नहीं वो भी मिला। हर मुश्किल में हाथ पकड़ के निकाला। अब क्या होगा, अब कौन संभालेगा? किसी के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन एक बात अंदर से क्लियर थी, गुरुजी के पास जरूर कोई रास्ता होगा। और कुछ ही दिनों में मुझे ये महसूस होने लगा कि वो वैसे ही साथ है, बस रूप बदल गया है। 2005 से मैं इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। इस बार 2007 की कंपटीशन दिल्ली में थी। 1 और 2 जून को गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद मैंने सोचा मैं तो अपना बेस्ट दे ही नहीं पाऊंगा। मन बिल्कुल खाली था। मैंने अपने टीममेट्स को फोन पर बोला, मैं मेंटली ठीक नहीं हूं, मुझ पे डिपेंड मत करना। तब एक दोस्त बोला, गुरु कभी अपने शिष्य को छोड़ते नहीं, चाहे वो शरीर में हो या नहीं। लेकिन उस वक्त मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं सिर्फ दुख में था। फिर भी किसी तरह हम पहले 4 राउंड्स क्रॉस कर गए। फाइनल राउंड में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो रिस्की थे पर जरूरी भी। जब रिजल्ट आया तो हमारा नाम लिस्ट में नहीं था। मन टूट गया। मैंने पॉकेट से गुरुजी की फोटो निकाली और बोला, आपके होते ये नहीं होता। सब कुछ बदल गया। तभी एक टीममेट भागता हुआ आया और बोला, हमारे आंसर्स गलती से कंप्यूटर में गलत डाल दिए गए हैं। हमने तुरंत ऑर्गेनाइजर्स को बताया। चेक होने के बाद रिजल्ट अपडेट हुआ। हमारा नाम आ गया फाइनल लिस्ट में। उसके बाद सब कुछ पलट गया। 6 जून 2007 को हम नेशनल लेवल पर सेकंड आए और सितंबर में होने वाली एशिया पैसिफिक कंपटीशन में भी हम सेकंड आए। तब समझ आया, गुरुजी तो अब भी हमारे साथ हैं। इसके बाद हम अपने दोनों बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। हर जगह ट्राई किया, रिकमेंडेशन, डोनेशन, सब कुछ, कहीं से सक्सेस नहीं मिली। तब मैंने गुस्से में गुरुजी से बोला, 2 बच्चे तो दे दिए, अब उनका स्कूल भी आप ही दिलवा दो। और गुरुजी ने तुरंत सुन लिया। दोनों बच्चों का एक टॉप स्कूल में एडमिशन हो गया, बिना किसी सेटिंग, बिना कोई पैसा दिए, एकदम सीधा, जैसे सब ऑलरेडी डिसाइड हो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं थी। जब हम दिल्ली आए तो कोई ऐसा घर नहीं था जहां से मैं और मेरी वाइफ ऑफिस भी जा सके और दोनों बच्चों का भी ध्यान रख सकें। एक ही ऑप्शन था कि मेरी वाइफ को कॉलेज कैंपस में ही अकोमोडेशन मिल जाए। लेकिन उस वक्त वहां कोई रिटायर नहीं हो रहा था और क्वार्टर्स मिलते थे सीनियरिटी के बेसिस पर। तब भी गुरुजी ने वही किया जो उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। एक टीचर जिनके बेटे का स्कूल उनके घर से दूर था, उन्होंने खुद ही क्वार्टर छोड़ दिया और जो लोग उनसे ऊपर सीनियरिटी में थे उनमें से किसी ने अप्लाई ही नहीं किया और इस वजह से वो घर मेरी वाइफ को मिल गया। बस इतना ही समझ लीजिए, जहां तक लॉजिक काम नहीं करता वहां गुरुजी काम करते हैं। मैंने ये सब अनुभव सिर्फ एक छोटी सी समरी के रूप में लिखा है। गुरुजी ने जो दिया वो शब्दों से बयान नहीं हो सकता। ये कहानी नहीं है, ये जिंदगी है जिसमें हर मोड़ पर उनका हाथ था। आखिरी में बस यही कहना चाहूंगा, श्री गुरुदेवाय नमः।
गुरुजी से प्रार्थना है कि वो हमेशा हम सब पर अपनी कृपा, सुख, समृद्धि और सजगता की बारिश करते रहे और हम सब उस लायक बन सकें कि गुरुजी के भक्त बनकर जीवन गुजार सके। जय गुरुजी। समदत जी, ये था राजेंद्र अग्रवाल अंकल जी का सत्संग। गुरुजी की कृपा का ये सफर एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि जब तक गुरुजी का हाथ सिर पे हो तब तक कोई कमी नहीं होती। हर मोड़ पर उन्होंने रास्ता दिखाया, बिना मांगे दिया और मुसीबत से पहले ही सुरक्षा भी कर दी। समदत जी, अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हर नए सत्संग का पहला आशीर्वाद आप तक पहुंच सके। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए सुंदर लिखा हुआ भेज सकते हैं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी।